ईश्वर नगर राज्य, जहां 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम ठाकुर, मंझले का नाम बिरजू और सबसे छोटे भाई का नाम था गोपी। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारे की जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। बताओ, सबको मंजूर है? भैया मैं मंझला हूँ, आपका हर फैसला मुझे पूरी तरह स्वीकार है। भैया, आप दोनों मेरे लिए सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पिता के जैसे हो। मैं तो सबसे छोटा हूँ। आपका हर फैसला मेरे लिए आखिरी होगा। पिता के जाने के बाद मैंने हमेशा आप दोनों को ही अपना सहारा माना है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम तीनों भाई हैं, इसलिए एक खेत मैं ले लेता हूं, दूसरा छोटे भाई को मिल जाएगा और जो मेड़ बचती है वो मझले भाई बिरजू के हिस्से में जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। अरे बिरजू, तुम तो बिल्कुल चुप हो गए, कुछ तो बोलो। नहीं भैया, आप जैसा ठीक समझे, मुझे पूरी तरह मंजूर है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए कटहल के पेड़ की। चलो अब कटहल के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई कटहल के पेड़ के पास आते हैं। पेड़ पर 2 मोटी डालियां हैं और दोनों ही डालियों पर कटहल के भारी भरकम फल लदे हुए हैं। ये है कटहल का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डालियां हैं और 1 जड़ है। इन 2 डालियों में से एक डाली मेरी होगी और एक गोपी की होगी और जड़ बिरजू की होगी। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप तो बड़े हैं भैया, आपकी बात कैसे टाली जा सकती है। मुझे भी यह मंजूर है। अब तीनों भाई घर के सामने आकर रुकते हैं और यहीं से शुरू होता है सबसे मुश्किल बंटवारा। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 2 कमरे हैं और 1 छत। बड़े भाई ने फैसला सुनाया, एक कमरा मेरा होगा, दूसरा गोपी का, और जो छप्पर की छत बचती है वो बिरजू के हिस्से में आएगी। इस फैसले को सुनकर बिरजू के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन बड़े भाई की इज्जत रखते हुए वो कुछ भी नहीं कहता और इसी खामोशी के साथ घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। बिरजू जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है, तभी पीछे से बड़े भाई की आवाज उसे रोक लेती है। अरे बिरजू, तू पागल हो गया है क्या? तूने सुना नहीं, बंटवारा हो चुका है। अब इस घर में हम रहेंगे। तेरा हिस्सा तो छत में आया है, वही खप्पर की छत। अब तू वहीं जाकर रह सकता है। इस घर के अंदर अब तेरी कोई जगह नहीं है। अब ये घर हम दोनों का है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? अभी अभी तो मेरे घर बेटी हुई है, मैं उसे लेकर कहाँ रहूँगा भैया? अरे बिरजू भाई, अब सोचने से क्या होगा? फैसला तो पहले ही हो चुका है। अब तो बस जो मिला है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने बेरहमी से बिरजू और उसकी पत्नी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आखिरकार दोनों पति पत्नी गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर छोटी सी कुटिया बनाकर अपना गुजारा करने लगे। हे भगवान, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर के रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। जी भर के रो लो तुम। अकल तो जैसे तुम्हारी घास चरने चली गई थी। मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। हर वक्त बड़े भाई कहते रहे, कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। अब देख लिया नतीजा, अब भुगतो इसका अंजाम। सीता, वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं। अब तुम ही बताओ, मैं उनसे कैसे सवाल करता, कैसे उनकी बात टालता? अच्छा, तुम्हारे उन बड़े भाइयों ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा? सब कुछ तो खुद ही रख लिया। तुम्हारे हिस्से में आखिर आया क्या? खेत के नाम पर सिर्फ मेड़, पेड़ के नाम पर सिर्फ जड़ और घर के नाम पर बस एक छत। सीता, अब बस भी करो, और कितने ताने दोगी? जो हो गया उसे अब छोड़ भी दो। अब बताओ, आगे क्या करेंगे हम?
इस छोटे से बच्चे का क्या होगा? कैसे गुजारा होगा? क्या खाएंगे? कुछ तो बताओ मुझे। अब मैं क्या करूं सीता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। एक काम करता हूं, मैं मुखिया के पास जाकर उससे कुछ उधार मांगता हूं, शायद वो हमारी मदद कर दे। बिरजू बड़ी उम्मीदों के साथ मुखिया के पास कर्ज लेने जाता है। अरे बिरजू, आज इधर कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हालत बहुत खराब है, घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है। अगर कुछ उधार मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बिरजू, मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन अभी मेरे पास भी पैसे नहीं है। इस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर बिरजू का चेहरा उतर जाता है। उसकी आखिरी उम्मीद भी जैसे टूट जाती है। देखो बिरजू, मैंने तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सच कहूं तो बहुत दुख हुआ। तुम्हारे दोनों भाइयों ने सब कुछ अपने पास रख लिया और तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं छोड़ा। ऊपर से तुम्हें घर से भी निकाल दिया। ऐसा व्यवहार तो दुश्मन भी नहीं करते। भगवान करे किसी को ऐसे भाई ना मिले। अब मैं क्या करूं मुखिया जी, लगता है मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। हर तरफ रास्ते बंद है, समझ नहीं आता अब अपने परिवार का पेट कैसे पालूं। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता बिरजू, पता नहीं क्यों। मैं आमतौर पर किसी पर यूं दया नहीं करता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मेरा कठोर दिल भी आज पिघल गया। ऐसा करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम शुरू कर दो। मैं तुम्हें बाकी मजदूरों से ज्यादा मजदूरी दूंगा ताकि तुम अपने परिवार का सहारा बन सको। वैसे भी इस वक्त तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है बिरजू, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना और ये सिक्के अपने पास ही रखो, शायद ये तकदीर बदल दें। बिरजू उदास मन से अपनी कुटिया की ओर लौटता है। उसकी पत्नी दूर से ही उसकी राहत देख रही होती है। जैसे ही बिरजू उसके पास पहुंचता है, वो धीरे धीरे सारी बात उसे बताने लगता है। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब हमें दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे किस्मत, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। देखो सीता, अब ज्यादा बातें मत करो, हमें काम मिल गया है, कल से काम पर जाना है, बस उसी की तैयारी करो। इस तरह दिन बीतते चले गए। बिरजू और सीता अब मुखिया के खेतों में काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। रोजी रोटी का एक सहारा मिल गया और देखते ही देखते खेतों में भी फसल लहलहाने लगी, जैसे उनकी मेहनत रंग लाने लगी हो। अरे भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत बढ़िया हुई है। लगता है मेहनत सच में रंग ले आई। हाँ छोटे, इस साल तो फसल बहुत बढ़िया हुई है। इस बार अच्छी आमदनी होने वाली है। चलो भैया, अब घर चलते हैं। सुबह फिर जल्दी आना है, काम भी बहुत है। अरे सीता, देखो सुबह कब की बीत गई और दोपहर हो गई। चलो थोड़ा आराम करके कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या बना है? घर में जो भी थोड़ा बहुत था वही बना लाई हूँ, अब चुपचाप खा लो। दिन भर की थकान से टूटे हुए बिरजू और सीता खेत के एक किनारे पर बैठ जाते हैं और खामोशी से अपना साधारण खाना खाने लगते हैं। अरे सीता, क्या हुआ? तुमने अचानक खाना क्यों छोड़ दिया? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच में पड़ गई थी। क्यों सीता, क्या बात है? कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो, बताओ भी। देखो ना, हम कितना मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा भी कोई बेटा हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ सीता, मैं भी ये सोचता हूँ बार बार, लेकिन करे तो क्या? ये सब हमारे बस में कहाँ है? ये तो ऊपर वाले की मर्जी पर ही निर्भर करता है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं हम। लगता है जैसे भगवान ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया हो। बेघर होकर दर दर भटक रहे हैं। किस्मत में न कोई संतान, न जमीन जायदाद, जैसे कुछ भी हमारा नहीं रहा। हाँ सीता, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठता जा रहा है। समझ नहीं आता आगे हमारी सुनवाई कब होगी। चलो सीता, अब घर चलते हैं, शाम भी ढलने लगी है। बिरजू और सीता दोनों दिन भर खेतों में काम करने के बाद थके हारे अपनी कुटिया की ओर लौट जाते हैं। सुनिए बिरजू जी, ये फावड़ा उठाइए और मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल मत करो, मेरे साथ चलो, आज एक जरूरी काम करना है। सीता के कहने पर बिरजू फावड़ा उठाता है और दोनों पति पत्नी उस खेत की मेर पर पहुंचते हैं जो उन्हें
बंटवारे में मिली थी। सीता, ये तो हमारी मेड़ है और उधर जहाँ पानी भरा है, जहाँ फसल लहरा रही है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है। हम तो बस इसी मेड़ के मालिक हैं जहाँ अभी खड़े हैं। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। अब ध्यान से सुनो, इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कर रही हो तुम सीता? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकती है? ये समस्या तुम्हारे भाइयों की है, हमारी नहीं। ये मेड़ हमारी है। हम चाहे तो तोड़े, चाहे तो रहने दे, इसमें हमारा पूरा हक है। अरे वाह सीता वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। अब जाकर मुझे सब समझ में आया। और फिर सीता और बिरजू ने मिलकर खेत की सारी मेड़े तोड़ दी। देखते ही देखते पानी बह निकला और कुछ ही समय में पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इतनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल एक बाइक लूंगा, लेकिन सब सपना ही रह गया। अरे भाई, हम तो बर्बाद हो गए। कितनी बढ़िया फसल लगी थी और अब पानी के बिना सब सूख गया। बताओ अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, उधर देखो, खेत की मेड़ किसी ने तोड़ दी है। जब मेड़ ही नहीं रही तो पानी कहाँ टिकेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? लगता है ये काम बिरजू का ही है, उसी ने चालाकी दिखाई है। गोपी और ठाकुर दोनों रोते बिलखते घर लौटते हैं और घर पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? सुनिए जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर फसल बर्बाद हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारा कटहल का पेड़ तो अभी भी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कटहल पकने में अभी कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ भैया, जब कटहल पक जाएंगे तो हम उन्हें बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ गोपी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे सीता, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। एक ही चाल में सबकी पूरी फसल का खेल खत्म कर दिया। कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है। अब उनकी बारी थी। सुनो जी, आज रात हमें एक और जरूरी काम करना है। अरे सीता, इस बार क्या करने वाली हो? अरे बुद्धू, अब बस देखते जाओ। सही वक्त आने पर शाम ढलते ही सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही शाम ढलती है, सीता और बिरजू दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस कटहल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे में मिला था। सुनो जी, क्या यही वो कटहल का पेड़ है? हाँ सीता, यह वही कटहल का पेड़ है जो बंटवारे में मिला था। इसकी एक डाल बड़े भैया की है और दूसरी छोटे भैया की है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे सीता, मैंने तो पहले ही कहा था ना, हमारे हिस्से में सिर्फ जड़ आई है, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है, जब इस पेड़ की जड़ हमारी है तो उसे रखें या काट दें, ये पूरी तरह हमारी मर्जी है। और फिर सीता और बिरजू ने मिलकर उस कटहल के पेड़ पर कुल्हाड़ी चला दी। कुछ ही देर में पेड़ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनते ही गोपी और ठाकुर भागते हुए वहां पहुंचे और गुस्से में आकर दोनों ने बिरजू और सीता को पकड़ लिया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है बिरजू? हमसे बदला ले रहा है तू? आज तुझे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अरे रुको भैया, इन्हें यूं ही छोड़ने से कुछ नहीं होगा। चलो, हम इन दोनों को पुलिस के पास ले चलते हैं, वहीं इनकी हरकतों की सही सजा मिलेगी, कानून के हिसाब से। गोपी और ठाकुर बिरजू और सीता को पकड़कर रात भर एक कमरे में बांध कर रखते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या बिरजू और सीता को सजा मिलेगी या कहानी में आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।